मलिकपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। एक दिन हरिया रात को खेतों में पानी लगाने गया तो अचानक ही उसके सामने, अरे तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता कि मैं फसल में पानी दे रहा हूँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम एक औरत होकर इतनी रात में अकेली क्यों घूम रही हो? तुझे मैं औरत दिखाई देती हूँ क्या? और नहीं तो क्या चुड़ैल दिखाई देती है? हरिया के यह कहते ही वह औरत एकाएक चुड़ैल में बदल जाती है और फिर, अब देख मैं कौन हूँ। अरे रे, तुम तो सचमुच ही चुड़ैल हो। चुड़ैल नहीं बल्कि श्मशान घाट की चुड़ैल। मैं जिसके भी सामने आती हूँ उसे लंगड़ा, लूला और गूंगा बहरा बना देती हूँ, समझा? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। श्मशान घाट की चुड़ैल किसी पर दया नहीं करती। चुड़ैल का यह रूप देखकर हरिया बहुत अधिक घबरा जाता है और, अरे कोई बचाओ बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। यह कहते हुए हरिया खेत से गांव की तरफ भाग खड़ा होता है, मगर कुछ दूर भागने के बाद वह चुड़ैल अचानक ही उसके सामने आ खड़ी होती है। तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी रे। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो चुड़ैल। मैं तुझे मार कहाँ रही हूँ, मैं तो तुझे लंगड़ा, लूला और गूंगा बहरा बनाऊंगी। यह कहते हुए चुड़ैल हरिया को उठाकर हवा में उड़ाती है और फिर जमीन पर गिरते ही हरिया सचमुच ही लंगड़ा, लूला और गूंगा बहरा हो जाता है। बन गया ना तू लंगड़ा, लूला और गूंगा बहरा। देखना, अब तो इस गांव के हर मर्द को तेरे जैसा बना दूंगी, तेरे जैसा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और फिर जैसे तैसे हरिया किसी तरह अपने घर पहुंचता है। हाय राम, ये क्या हुआ जी? आप तो खेत में पानी लगाने गए थे, फिर ये हाल कैसे हो गया? हरिया की पत्नी राधा उससे बार बार सवाल करती है, मगर हरिया उसे देखकर रोने के सिवा कुछ बोल सुन नहीं पाता, तो वह समझ जाती है। हाय रे, अरे देखो तो इन्हें कौन सी बीमारी हो गई है। लगता है कि लकवा मार गया है, लंगड़े, लूले और गूंगे बहरे हो गए हैं। ये तो कोई भयंकर बीमारी लगती है भाभी। उस दिन के बाद से चुड़ैल रोज रात गांव में घूमने लगती है और फिर, अरे कोई है क्या भाई? दरवाजा खोलो, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर उस घर का मालिक राम रतन जाग जाता है और फिर दरवाजा खोलता है। आप कौन है और आपको क्या चाहिए? भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, अभी लाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। यह कहकर जैसे ही राम रतन पानी लाने के लिए घर के अंदर जाने लगता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और फिर, अरे पानी तो बाद में ले आना, पहले पीछे मुड़कर तो देख। चुड़ैल के ये कहते ही राम रतन पीछे मुड़कर देखता है और चुड़ैल को देखते ही, अरे चुड़ैल! चुड़ैल नहीं बल्कि श्मशान घाट की चुड़ैल बोल। यह कहकर चुड़ैल राम रतन को भी उठाकर हवा में उड़ाती है और फिर राम रतन भी हरिया की तरह लंगड़ा, लूला और गूंगा बहरा हो जाता है। उस दिन के बाद तो गांव में ऐसे अपाहिज लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और गांव वाले
चिंता में पड़ जाते हैं। भाइयों, अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ दिनों में गांव के सारे मर्द अपाहिज हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं तो कहूँ कि सबको मिलकर पहाड़ी वाले महात्मा के पास चलना चाहिए, वो जरूर इस समस्या का समाधान कर देगा। बात तो तेरी ठीक है बहन, मगर एक बार सरपंच जी से भी बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो सब मिलकर सरपंच जी के घर चलते हैं। उसके बाद वे सब सरपंच जी के घर चले जाते हैं और इस बारे में उनसे सलाह मशवरा करते हैं। बात तो आप लोग सही कह रहे हैं, मगर क्या महात्मा जी इस समस्या का सही समाधान कर पाएगा? महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, उनसे एक बार मिलो तो सही। राधा भाभी सही कह रही है सरपंच जी, हमें एक बार महात्मा जी से मिलकर देखना तो चाहिए। तो ठीक है भाइयों, चलो महात्मा जी के पास चलते हैं। सरपंच के ये कहने पर गांव के कुछ खास लोग पहाड़ी पर महात्मा जी के पास जाते हैं और फिर उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। महात्मा जी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उन्हें बताता है, बहुत बड़ी विपदा आई है आपके गांव पर। गांव में शमशान घाट की चुड़ैल घूम रही है। ये क्या कह रहे हैं आप महात्मा जी? शमशान घाट की चुड़ैल और हमारे गांव में? शमशान घाट की चुड़ैल ही गांव के मर्दों को लंगड़ा लूला और गूंगा बहरा बना रही है। उसने आपके गांव को बर्बाद करने की ठानी है। महात्मा जी से ये सुनकर सब गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं और साथ ही डर भी जाते हैं। ये कमबख्त शमशान घाट की चुड़ैल हमारे गांव में आई क्यों है? इसे हमारे गांव के मर्दों से आखिर क्या दुश्मनी है महात्मा जी? सरपंच के ये पूछने पर महात्मा जी गांव वालों को बताते हैं, चुड़ैल आपके गांव में खुद नहीं आई है सरपंच जी। तो फिर उसे कौन बैरी लेकर आया है? पास के गांव में सूरत नाम का एक तांत्रिक रहता है। उसे आपके गांव के सब मर्दों से दुश्मनी है और वो गांव के सब मर्दों को अपाहिज बनाना चाहता है। महात्मा जी के मुंह से यह सुनकर तो सबके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। महात्मा जी, क्या इस चुड़ैल का कुछ नहीं किया जा सकता? और क्या उस तांत्रिक को सबक नहीं सिखाया जा सकता? ये सब किया जा सकता है, मगर इसके लिए आप सबको उस चुड़ैल गांव में एक हवन करवाना होगा, ताकि मैं अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को वापस उस तांत्रिक की तरफ मोड़ सकूं। ये सब जल्दी ही कर दीजिए महात्मा जी। अगर आप ये कर देंगे तो हम गांव वाले आपके सदा आभारी रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप हवन की तैयारी कीजिए, मैं बहुत जल्दी ही ये काम कर दूंगा। महात्मा जी के यह कहने पर सब गांव वाले मिलकर हवन करवाते हैं और फिर महात्मा जी अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को उस दुष्ट तांत्रिक के पास भेज देते हैं। दुष्ट तांत्रिक, अब तू बता, तेरे साथ क्या किया जाए? तू मेरा बिगाड़ ही क्या सकती है चुड़ैल? ठहर, मैं तुझे अभी शमशान घाट की राख में बदल देता हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो मैं तुझे भी लंगड़ा लूला और गूंगा बहरा बना दूंगी। यह कहकर चुड़ैल उस दुष्ट तांत्रिक को सबक सिखाते हुए लंगड़ा लूला और गूंगा बहरा बना देती है। फिर जैसे ही तांत्रिक को यह सजा मिलती है, गांव के सब मर्दों की हालत पहले जैसी हो जाती है। हरिया, राम रतन और अन्य लोग स्वस्थ हो जाते हैं और गांव वाले यह चमत्कार देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव के बाहर जंगल में एक प्राचीन किले का खंडर था। यह भले एक खंडर था, मगर फिर भी बहुत ही सुंदर जगह थी। लोग अक्सर इस जगह की सैर करने के लिए आया करते थे। एक दिन शहर का एक फोटोग्राफर नवीन भी इस खंडर में घूमने के लिए चला आया और कितनी सुंदर मूर्ति है।
शायद इस महल की रानी या राजकुमारी रही होगी। क्यों ना इसकी एक फोटो ले लूं? यह कहकर नवीन जैसे ही फोटो लेने लगता है, अरे ये क्या? ये तो कैमरा में जिंदा राजकुमारी दिखाई देती है। जरूर ये कोई भूतिया जगह है। मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। इस तरह नवीन डर जाता है और फिर वहां से तुरंत ही भागने लगता है। मगर जैसे ही वह मूर्ति की तरफ अपनी पीठ करता है, तभी तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अब तो तुझे मेरी फोटो लेने ही होंगे। अगर भागने की कोशिश करेगा तो मरेगा। मगर यह सुनकर भी नवीन पीछे मुड़कर नहीं देखता है और भागता ही रहता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वह जमीन पर जा गिरता है। कहाँ तक भागेगा? अब तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। फोटो खींचना, खींच फोटो। नहीं नहीं, मुझे फोटो नहीं खींचने। मुझे माफ कर और जाने दे। फोटो खींच वरना जान से जाएगा। देखेगा मैं कितनी सुंदर हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना। उसी समय चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। देख, अब तो मैं राजकुमारी बन गई। देखना मैं कितनी सुंदर हूँ। अब तो खींच मेरी फोटो। खींच ना, मुझे भी फोटो खींचवाने हैं। हाँ हाँ, खींचता हूँ। यह कहकर नवीन उठ खड़ा होता है और कांपते हाथों से कैमरा पकड़कर फोटो लेने लगता है। लेकिन जैसे वह कैमरे में देखता है, वह राजकुमारी उसे फिर से खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है और चुड़ैल, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ भाई। जैसे ही नवीन चिल्लाता है, उसकी चीख सुनकर तुरंत कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई? चुड़ैल चुड़ैल कहकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कहाँ है चुड़ैल? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई। अभी अभी यही थी, पता नहीं आप लोगों के आते ही कहाँ गायब हो गई। नवीन की यह बात सुनकर एक महिला आगे आती है और वो नवीन को समझाते हुए कहती है, बेटा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। तुम घर जाकर आराम करो। शायद आप ठीक कह रही है मोहतरमा। बच्चा किसी भ्रम का शिकार हो गया है। अब उनके समझाने पर नवीन खामोश हो जाता है और फिर अपना कैमरा उठाकर अपने घर चला जाता है। मगर फिर जैसे ही रात होती है, नवीन, दरवाजा खोलो। देखो मैं आई हूँ। मुझे फोटो खिंचवाना है नवीन। चुड़ैल की यह आवाज सुनकर नवीन बहुत अधिक घबरा जाता है और डर में बड़बड़ाने लगता है। अरे अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो मेरे घर तक पहुंच गई। लगता है मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल नवीन को कई बार आवाजें देती है, मगर नवीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक ही उसका पड़ोसी मंगलू चुड़ैल को इस तरह से आवाज देते हुए देख लेता है। अरे कौन हो भाई तुम, और इस वक्त नवीन से क्यों मिलना चाहती हो? तू कौन है रे? तू मेरे काम में टांग अड़ाने वाला कौन? ले, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहकर चुड़ैल मंगलू की तरफ बढ़ती है और मंगलू जोर जोर से चीखने लगता है। अरे बचाओ, कोई बाहर आओ। गांव में चुड़ैल घुस आई है, मुझे मार डालेगी। कोई बचाओ भाई। मंगलू यूं चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे दबोचकर मार डालती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, भाइयों, इसे खंडर वाली चुड़ैल ने मारा है। कल रात वही गांव में घूम रही थी। पर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुमने उसे देखा था? उस आदमी के यह पूछने पर नवीन गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है और फिर वे सब हैरत में पड़ जाते हैं। अरे ये तो गजब हो गया।
इस तरह तो यह चुड़ैल न जाने कितने लोगों को मार डालेगी। पर इस हिसाब से तो यही लगता है कि चुड़ैल की इस नवीन से ही कोई दुश्मनी है और वो इससे बदला लेना चाहती है। पर मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो अब परमात्मा जाने, या फिर वह खंडर वाली चुड़ैल। उस दिन के बाद नवीन बहुत डर जाता है और वह रात के समय अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखता। मगर चुड़ैल रोज रात को गांव में आकर किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहती है और इसलिए सारे गांव में आतंक मच जाता है। सरपंच जी, इस तरह तो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। मैं तो कहती हूँ इसका कुछ करना पड़ेगा। पर इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हम करें क्या? मैं तो कहता हूं कि इस नवीन को ही गांव से निकाल दो। ये चुड़ैल नवीन को ढूंढने गांव में आती है और गुस्से में किसी और को मौत के घाट उतार देती है। ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा। आप ये बात नवीन से पूछ सकते हैं, उसने खुद ही हमें बताई थी। चाहो तो आशा से पूछ लो। क्यों आशा बेटी, क्या ये सच है? हाँ सरपंच जी। यह सुनकर सरपंच चिंता में पड़ जाते हैं और उन सबको समझाता है। मगर इस तरह से हम नवीन को भी तो चुड़ैल के हाथों नहीं मरवा सकते, वो भी तो इसी गांव का है। बात तो आपकी सही है सरपंच जी, मगर अब करे क्या? सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। धीरे धीरे नवीन को भी यही लगने लगता है कि शायद चुड़ैल की उससे कोई दुश्मनी है और वह उससे बदला लेना चाहती है। इसलिए उसे गांव वालों की जान बचाने के लिए चुड़ैल से मिलना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन नवीन, चुड़ैल, लो मैं आ गया, तुम मेरी जान ले लो, मगर मेरे गांव में जाकर किसी की जान मत लो। नवीन के यह कहते ही चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है और फिर, बताओ मूर्तिकार नागेंद्र, तुमने मेरी हत्या क्यों की थी? ये आप क्या कह रही है? मैं मूर्तिकार नागेंद्र नहीं, बल्कि मैं तो फोटोग्राफर नवीन हूँ। याद करो, तुम ही वो नागेंद्र थे जिसने मेरी हत्या की थी। मूर्तिकार, लो खीर खा लो। शाही रसोई से तुम्हारे लिए खास खीर बनाकर लाया हूँ मूर्तिकार। रख दो, थोड़ी देर में खा लेता हूँ। लो खीर खा लो, शाही रसोई से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। सच? हाँ सच। मैं तो तुमसे प्रेम करती थी, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? याद रखना, मैं अपनी मौत का तुमसे बदला जरूर लूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि इस खीर में जहर मिला हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ प्रेमा। अब तो समझ गए ना कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ। मैं सालों से बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। पर मैंने तुम्हें कहाँ मारा था? वो खीर तो महल का नौकर देकर गया था और मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें जहर मिला हुआ है। चुप कर धोखेबाज। मैं सच कह रहा हूँ, उस जहरीली खीर से कोई मुझे मारना चाहता था, पर गलती से तुम मारी गई प्रेमा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे तो बस बदला लेना है तुझसे, उस जन का बदला। यह कहकर चुड़ैल नवीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और नवीन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी भागदौड़ में उसके हाथ में न जाने कहां से एक त्रिशूल आ जाता है और उस त्रिशूल को छूते ही चुड़ैल जल उठती है और फिर पतंगे बनकर हवा में गायब हो जाती है। मेहुलपुर गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। सुधा में एक बहुत ही खराब आदत थी। वह स्वच्छ पानी की कीमत को बिल्कुल भी नहीं समझती थी और इसलिए पानी को व्यर्थ ही गलियों और नालियों में बहाती रहती थी। उसकी यह आदत से उसके पति राधे भी अच्छे खासे परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पानी अमूल्य वस्तु है, इसे इस तरह बर्बाद मत किया करो। पानी अमूल्य वस्तु है, पर कैसे अमूल्य वस्तु है? कुएं, तालाब सब तो पानी से भरे हुए हैं।
अगर तुम्हारी जैसी सोच वाले लोग ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो शायद हमारे बच्चों के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं बच पाएगा। राधे इस तरह सुधा को आए दिन समझाता रहता था, मगर वह थी कि कभी पानी को बर्बाद करने से बाज ही नहीं आती थी। फिर एक दिन, सुधा, ओ सुधा, आज कुएं से पीने का पानी नहीं लेकर आई क्या? थोड़ी देर पहले ही तो लेकर आई थी, फिर पानी कहाँ चला गया? मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया, यहाँ तो सब बर्तन खाली पड़े हैं। यह सुनकर सुधा हैरत में पड़ जाती है और फिर से कुएं से पानी लेकर आती है। मगर वह कुएं से पानी लाकर जैसे ही घर में रखती है, उसी समय बर्तन से पानी गायब होने लगता है। अरे ये क्या, मटके से अपने आप ही पानी गायब हो रहा है, यह कहाँ जा रहा है? सुधा यह कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल, तुम मटके का पानी पी रही हो? हाँ, पी रही हूँ। जी में तो आता है कि तेरा खून पी जाऊं, पर मजबूर हूँ क्योंकि मैं पानी चोर चुड़ैल हूँ। पानी चोर चुड़ैल को देखकर सुधा चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर राधे दौड़ते हुए वहां आता है, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? घर में चुड़ैल है, पानी चोर चुड़ैल, ये देखो अभी अभी पानी लेकर आई थी और वह सारा पानी चुरा ले गई। सुधा के ये कहने पर राधे मटके में झांक कर देखता है। अरे हाँ, मटका तो खाली है, पर मटके से पानी चुराने वाली चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अभी अभी यही थी, आपके आते ही कहीं गायब हो गई। उस दिन के बाद वह चुड़ैल गांव में ही घूमने लगती है और उन लोगों पर नजर रखती है जो पानी की बर्बादी करते हैं। जो भी आदमी उसे पानी को व्यर्थ करता दिखाई देता है, वह उसके घर से पीने और नहाने धोने का पानी चुरा लेती है। अरे देखो, चुड़ैल हमारे घर का पानी चुरा रही है। चुप कर, पानी के दुश्मन। तू तो पानी की कीमत ही नहीं समझता, फिर तुझे पानी क्यों? यह कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर धीरे धीरे गांव भर में उसका खौफ फैल जाता है। अरे कोई भी पानी बर्बाद मत करना भाई, उस चुड़ैल ने देख लिया तो घर में रखा सारा पानी चुरा ले जाएगी और फिर पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। पानी होते हुए भी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पर ये चुड़ैल ऐसा करती क्यों है? मुझे तो कोई पागल चुड़ैल लगती है। सही कहते हो भाई, पानी से इतनी हमदर्दी तो किसी पागल को ही हो सकती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राधे उन्हें पानी के महत्व के बारे में बताना ही चाहता है कि तभी वे सब उसे मना कर देते हैं। भाई, एक तरह से तो वो चुड़ैल ठीक ही कर रही है, क्योंकि पानी तो है ही कीमती। पानी के बिना रहने दो भाई, हमें पानी पर भाषण मत दो। तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तुम कहोगे कि पानी खत्म हो जाएगा और हम कहेंगे कि पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस तरह बहस छिड़ जाएगी। इसके कुछ ही दिन बाद बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है और उस तपती गर्मी में एक प्यासा बालक पानी के लिए रो रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे 2 बूंद पानी पिला दो। पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बच्चे की माँ उसको इस हालत में देखकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है, मगर उसके पानी लेकर लौटने से पहले ही चुड़ैल वहां आ जाती है और लो बेटा, पानी पियो। मेरा बस चले तो मैं इस धरती पर किसी को प्यासा न रहने दूं। यह कहकर चुड़ैल की आंखें भर आती है और तभी वहां बच्चे की माँ भी पानी लेकर आ जाती है। वह चुड़ैल को इस तरह दुखी देखकर हैरत में पड़ जाती है और आप चुड़ैल होकर रो रही हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पानी को बर्बाद करने वालों को अपना दुश्मन क्यों समझती है? बच्चे की माँ की यह बात सुनकर चुड़ैल उसे बताती है कि हमारे इलाके में पानी की बहुत कमी थी, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मियों में तो पानी की बहुत अधिक किल्लत पैदा हो जाती थी।
और फिर एक बार ऐसी किल्लत पैदा हुई कि लोग पानी के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। ये कहते हुए चुड़ैल रोने लगती है, और इस तरह मेरी मौत हो गई। फिर जब मैं इस इलाके में आई और मैंने लोगों को निर्दयता से पानी को बर्बाद करते देखा, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए चुड़ैल बन गई। जिस समय चुड़ैल आपबीती सुना रही होती है, किस्मत से गांव वाले भी छिपकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उसकी बातें सुनकर गांव वालों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वे चुड़ैल के सामने आकर, हमें माफ करना चुड़ैल, हम पानी के महत्व से अनजान थे और इसलिए उसे बर्बाद करते हुए कुछ नहीं सोचते थे। पर अब हमें पता चल गया कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पानी न हो तो मनुष्य और जीव जंतु सब मर जाएंगे। हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि ना तो पानी को बर्बाद करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। गांव वालों की ये बातें सुनने और उनके द्वारा पानी को कभी बर्बाद न करने की प्रतिज्ञा करने पर चुड़ैल का सारा गुस्सा और उदासी खत्म हो जाते हैं। फिर चुड़ैल शांत हो जाती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। इस तरह चुड़ैल के द्वारा गांव वालों को यह सीख जाती है कि पानी को बचाकर ही जीवन को बचाया जा सकता है। विलासपुर नामक गांव में सुशीला नाम की एक विधवा औरत रहती है। उसके नमन और अमन नाम के 2 बेटे थे। नमन और अमन की शादियां हो चुकी थी और सुशीला के दिन आराम से बीत रहे थे। उसकी बड़ी बहू आशा बहुत ही पढ़ी लिखी और अमीर खानदान से थी, इसलिए वह घर के कामकाज करने में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी और हमेशा छोटी बहू सीमा को ही काम बताती रहती थी। अरे सीमा, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द है, जरा एक कप चाय बनाकर ला दे। दीदी, पहले मैं माँ जी को खाना दे दूं, फिर उसके बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। अगर उस बुढ़िया को थोड़ा लेट खाना मिलेगा तो वो मर नहीं जाएगी। जा, उसके खाने की चिंता छोड़ और पहले मेरे लिए चाय बनाकर ला। ठीक है दीदी। बड़ी बहू आशा की यह बात सुशीला भी सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं, हमेशा हुक्म बजाती रहती है, मगर छोटी बहू की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मेरा बुढ़ापा तो छोटी बहू के सहारे ही कटेगा। सुशीला यह कह ही रही होती है कि तभी वहां उसका बड़ा बेटा नमन आ जाता है। अरे माँ, अकेली बैठकर क्या बड़बड़ाए जा रही हो? क्या रे, तू बहू को समझा नहीं सकता? घर के सब काम तो छोटी बहू करती है, वह तो बस बैठी हुक्म चलाती है। अरे माँ, आशा बड़े घर की बेटी है, उसे हुक्म चलाने की आदत पड़ी हुई है, तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है बेटा, मैं समझूंगी कि मेरी एक ही बहू है और वह है सीमा। मेरी कितनी सेवा करती है बेचारी। सुशीला का छोटा बेटा अमन भी अपनी पत्नी सीमा की तरह ही सीधा सादा और दयालु था। वह भी अपनी माँ की हर बात मानता था और हमेशा उसकी सेवा और देखभाल के लिए तैयार रहता था। वह सीमा को भी हमेशा एक ही बात समझाता था कि देखो सीमा, माँ की सेवा और देखभाल में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो दिन रात उनकी सेवा ही करती हूँ जी। दीदी भी इस घर की बहू है, पर उसे तो न इस घर की फिक्र है और न ही माँ जी की। उसकी बात छोड़ो सीमा, उसे जो करना है करे। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन घर पर सीमा अकेली होती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर उसमें खुद को निहार रही होती है कि तभी अमन वहां आ जाता है और सीमा, तुम चुड़ैल हो? नहीं जी, मैं चुड़ैल क्यों होंगी? क्या मैं आपको कहीं से चुड़ैल दिखाई दे रही हूँ? चुप कर, चुड़ैल कहीं की। मैंने आईने में देख लिया था कि तू चुड़ैल है। अब बहाने बनाने और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अमन के ये कहने पर सीमा रोने लगती है और उसे सच बताने पर मजबूर हो जाती है। हाँ, मैं सचमुच एक चुड़ैल हूँ जी, मगर मैं एक शरीफ चुड़ैल हूँ
और आपकी पत्नी हूँ। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाती और इसीलिए तुम्हें घर में रख लूं, यही कहना चाहती है ना? पर ऐसा नहीं होगा। चल निकल जा मेरे घर से। मुझ पर दया करो जी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। यह कहकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और मुझे घर से मत निकालो जी, मुझे अपने घर की नौकरानी ही बनाकर रख लो। मुझे अपनी माँ की सेवा कराने के लिए ही घर में रहने की इजाजत दे दो। जब सीमा इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने लगती है तो अमन का दिल पिघल जाता है और वो सोचने लगता है कि अरे क्या हुआ, ये बेचारी चुड़ैल है तो आखिर है तो मेरी पत्नी, और एक पत्नी भला अपने पति का क्या नुकसान कर सकती है? ऊपर से कितनी नेक दिल है, दिन रात मेरी माँ की सेवा करती है। बस यही सोचकर अमन का मन बदल जाता है और वह इस बात को वहीं दबा लेता है। ठीक है, रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें घर में रख लेता हूँ और तुम्हारी असलियत भी किसी को नहीं बताऊंगा। मगर क्या जी? मगर तुम कभी मेरे करीब नहीं आओगी और ना ही कभी मेरे साथ कहीं चलोगी। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। सीमा अमन की शर्तें मान लेती है और फिर कभी भी उसके करीब नहीं जाती। वह दिन रात सुशीला के ही आसपास चक्कर काटती रहती है। वह सुशीला की तन मन से सेवा करती है और इसीलिए सुशीला हमेशा, बेटी सीमा, मैंने अपने पूर्व जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझ जैसी नेक बहू मिली। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलने पर सीमा की आंखें भर आती है और वह मन ही मन सोचती है, बाजी, इस दुनिया में मुझसे बदनसीब और कौन होगा जिसका पति उसे करीब आने तक की इजाजत तक नहीं देता। मैं एक चुड़ैल हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? मन ही मन यह सोचते हुए सीमा अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है और फिर खुद को संभालते हुए काम में लग जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास सुशीला की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और इसी कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर सुशीला के इलाज के लिए तुरंत पैसे जमा कराने की बात करता है तो सीमा को उस पर गुस्सा आ जाता है और फिर, तू डॉक्टर है या जल्लाद? देखता नहीं मेरी सास मर रही है और तू उसका इलाज शुरू करने की बजाय पहले पैसे जमा कराने पर अड़ा है। तुझे तो आज मैं मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगी। उसी समय सुशीला के दोनों बेटे और बड़ी बहू आशा सभी अस्पताल में आ जाते हैं और सीमा को चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाते हैं। सीमा, ये क्या है? तुम्हें ये अपना असली रूप दिखाना जरूरी था क्या? जल्दी से इस रूप से बाहर आओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अमन के कहने पर सीमा अपने चुड़ैल रूप से बाहर आ जाती है और फिर सब उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। और अमन, अब तो तुझे मेरे घर से जाना ही पड़ेगा चुड़ैल। अब मैं तुझे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। बहू कहीं नहीं जाएगी। अरे वह तो चुड़ैल होकर भी तुम सबसे बेहतर है। उसमें इंसानियत है और तुम सब इंसान हो, मगर फिर भी तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है। सुशीला की यह बात सुनकर सभी के सिर शर्म से जमीन में गड़ जाते हैं और सीमा रोती हुई बाहर की तरफ भागने लगती है। मगर तभी वहां एक सन्यासी आ जाता है। ठहरो बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे जैसे दिल और दयालुता वाली नेक लड़की कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। मैं अभी तुम्हें चुड़ैल की योनि से मुक्ति दिला देता हूँ। यह कहकर सन्यासी अपनी मंत्र शक्ति से उसे हमेशा के लिए चुड़ैल रूप से मुक्त कर देता है और वह अपने पति व परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।